रिपब्लिक भारत 5 का प्रहार लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सिस्टम एक तरफ लाचार है, लोग परेशान हैं, कहां जाएं, किससे कहें, किससे मदद मांगे, ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि आप ये समझिए कि किसी को ऑक्सीजन की कमी है, किसी को बेड की कमी है, किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है और ऐसे में हर कोई तड़प रहा है अपने अपनों की जिंदगी बचाने के लिए। और ऐसे में अब मदद के हाथ सामने आ रहे हैं, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई किसी के लिए आईसीयू बेड का इंतजाम कर रहा है, कोई किसी के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा है। लेकिन सवाल तो यह है, इन तमाम चीजों के बीच में जो कालाबाजारी सिस्टम का फेलियर नजर आता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि वो अधिकारी जो लापरवाही बरतेंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है, ऐसी स्थिति बनी क्यों हमारी सिस्टम में वो कमियां देखने को मिली जो आज लोगों की जान पर भारी पड़ रही हैं? क्या इन तमाम चीजों को पहले से दूर नहीं किया जा सकता था? क्या वक्त रहते कदम नहीं उठाए जा सकते थे? ये वो सवाल है जो आज हम 5 के प्रहार में करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जो वहां मर रहा है वो तो मर ही रहा है, जिसके लिए हम यहाँ खड़े हैं, और हम भी मर रहे हैं। लाइन तो 4 ही बजे से लगा हुआ है, थक हार के हम लोग बैठ गए। और क्या, कोरोना पर हुई लापरवाहियों का नतीजा है कि आज देश तड़प रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमराई हुई हैं। इलाज के लिए अस्पताल नहीं है, मरीज ऑक्सीजन के लिए बेचैन हैं। जान बचाने वाली दवाइयों की कमी गुजरते वक्त के साथ जिंदगी पर भारी पड़ रही है। जो पेशेंट हमारा एडमिट है वो तो वहाँ मर ही रहा है, हम भी यहाँ मर रहे हैं। पिछले 4 दिन से मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ बाहर किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। देश संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन कुछ लोग इस मुश्किल दौर में भी आत्मा बेचकर मुनाफाखोरी में लगे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में 2 डॉक्टर और 2 एजेंट शामिल हैं। सवाल है कि जब एक इंजेक्शन के लिए मरीज तरस रहे हैं, तब इन लोगों के पास रेमडेसिविर कैसे पहुंच रही है? सिस्टम की इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? यूपी में योगी सरकार ने टीम 9 को कोरोना के खिलाफ जंग में उतार दिया है। आम लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए टीम 9 को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई। मरीजों को तत्काल भर्ती कराने, जरूरी दवाएं दिलाने, अस्पतालों को ऑक्सीजन दिलाने, होम आइसोलेशन में लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए जिम्मेदार टीम 9 के अलग अलग सदस्यों को जवाबदेह बनाया गया है। लापरवाही करने वाले अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सख्ती से लापरवाही का वायरस मर जाएगा? अब वक्त आ गया है कि कोरोना के साथ साथ उन लोगों पर प्रहार करा जाए जिनकी कीमत देश की जनता को चुकानी पड़ी। ऐसे ही लोगों पर अब होगा प्रहार। और 5 के प्रहार में आज जो बड़े सवाल हैं, उनमें पहला सवाल हम करेंगे, बिना सिस्टम की लापरवाही और मिली भगत के रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो कालाबाजारी चल रही है वो कैसे थमेगी? क्या सिर्फ अधिकारियों पर सख्ती से भाग जाएगा लापरवाही का ये वायरस? बड़े सवाल आज हम प्रहार में कर रहे हैं और इनके जवाब भी हम तलाशेंगे, क्योंकि सवाल तो यही है कि क्या सख्ती ही करनी पड़ेगी और यही एक सिर्फ और सिर्फ जरिया रह गया है? तीसरा सवाल आज हम करेंगे 5 के प्रहार में कि कोरोना से देश तो जीत जाएगा जंग, लेकिन मुनाफाखोरों से कैसे हम निपटेंगे? और आज 5 के प्रहार में जो खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ है, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। लेकिन सवाल यह है कि देश तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये रेमडेसिविर की इंजेक्शन की जिन लोगों को जरूरत है, वो अगर कालाबाजारियों के हाथ के मोहरे बने रहेंगे तो फिर उनकी सुनवाई कहां होगी? और इसीलिए आज ये वो सवाल है जिनके साथ हम शुरुआत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है। प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से स्पोक पर्सन है, स्वागत है आपका। मेरे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह है, फॉर्मर डीजीपी यूपी पुलिस, सर स्वागत है आपका। डॉक्टर श्रुति मलिक मेरे साथ हैं, चेयरमैन है रेडिक्स हेल्थ केयर की, मैम आपका भी स्वागत है। डॉक्टर विशाल मिश्रा मेरे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी स्वागत है। अजय कुमार है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ तारिक अहमद लारी है, आपका भी सर स्वागत है। सतीश प्रकाश है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत करना चाहती हूं प्रेम शुक्ला जी और अजय वर्मा आपसे। प्रेम शुक्ला जी, इस वक्त पूरा देश एक सवाल कर रहा है कि कहां चूक गए हम? काला बाजारी होने लगी इंजेक्शंस की, ऑक्सीजन के लिए किस तरह से लोग ऊंचे ऊंचे दाम लेने लगे, कहां चूक गए सर हम? निश्चित तौर पर देखिए, व्यवस्थागत त्रुटियों के कारण ही कालाबाजारी जैसी घटनाएं जो है बढ़ती हैं।
और कालाबाजारियों की मुश्किल जो है वो जो बांधना, यह भी सिस्टम का दायित्व है। इसलिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसी भी कालाबाजारियों को पकड़े जाने पर उस पर एनएसए लगाने का प्रावधान किया ताकि कालाबाजारियों को नियंत्रित किया जा सके। कालाबाजारी जो है किसी भी समाज के लिए कोढ़ की तरह है कि जब आपको जीवन और मौत से सामान्य व्यक्ति जंग लड़ रहा है, उस समय अगर कालाबाजारी करना, बहुत सारे स्थानों पर जैसे महाराष्ट्र में कई मामले मिले हैं जिसमें रेमडेसिविर की जगह पैरासीटामोल का पानी भरकर लोग बेच रहे थे, ऐसे गिरोहों का भी पर्दाफाश हुआ है। तो इस तरह का जो अमानवीय नरभक्षी कृत्य करने वाले सवाल ये सही है प्रवृत्ति के लोग हैं, प्रेम शुक्ला जी, देखिए ये बड़ा निंदनीय है इस वक्त संकट की घड़ी में इस तरह की कालाबाजारी सोचना भी। उन लोगों की सोच पर मुझे बड़ी शर्म आती है जो किसी को मरता हुआ देखते हुए भी उसकी मदद नहीं करते। लेकिन ये कैसे हो पाया? वो डर क्यों नहीं हुआ कि अगर हम कालाबाजारी करेंगे तो सीधे हम जेल के पीछे, सलाखों के पीछे होंगे, हमारे ऊपर एनएसए लग जाएगा? वो डर क्यों नहीं पैदा हो पाया अजय वर्मा जी? श्वेता जी, देखिए ये महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे, इस वक्त मानवीय संवेदनाओं में लोग मर रहे हैं, ना रेमडेसिविर है, ना इंजेक्शन है, ना ऑक्सीजन है। आपने देखा महाराष्ट्र में जब वो रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले डायरेक्टर पकड़े गए तो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के फडणवीस साहब थाने में सिफारिश करने पहुंच गए थे। मैं निंदा करता हूं ऐसे लोगों की कि जो लोग मानवता को कलंकित कर रहे हैं। कोई नहीं पकड़ा गया इस तरह, कोई इस तरह नहीं पकड़ा गया, बल्कि महाराष्ट्र को जो है सप्लाई कर रहा। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठी जानकारी दे रहे हैं। किसी भी ऐसे कालाबाजारियों को भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने समर्थन नहीं दिया, बल्कि जो महाराष्ट्र के एफडीए मिनिस्टर से परमिशन लेकर जो दे रहा था उसको ब्लैकमेल महाराष्ट्र की सरकार कर रही थी। ये आप राजनीति कर रहे हैं और घटिया राजनीति कर रहे हैं, निकृष्ट राजनीति कर रहे हैं आप अजय वर्मा। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप बताइए कौन सा FIR नंबर है जिसमें बीजेपी के लोगों ने मदद की है कालाबाजारी की? मुख्यमंत्री बताइए, आपको मैं चुनौती देता हूँ। अजय वर्मा सुनिए, प्रेम शुक्ला जी साफ तौर पे टीवी पर बैठकर ये कह रहे हैं, जो आरोप आप लगा रहे हैं वो अगर सही है तो उनका प्रमाण दे दीजिए, वो लोग कार्रवाई करेंगे। ये बात प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं तो आप प्रमाण दे दीजिए। अजय वर्मा जी प्रमाण दे दीजिए, गलत बात टीवी पर मत रखिए क्योंकि सर संकट का समय है, लोगों को भ्रम और गुमराह में मत उलझाइए। दीजिए सर, दीजिए प्रमाण, सर सत्य को प्रमाण क्या, वो सत्य साबित कर दीजिए। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं इस वक्त आप नेतागिरी करेंगे और आप झूठ बोलेंगे। आपको देश से, आपको झूठ बोला देश से, आपने ऑक्सीजन आप दे नहीं रहे हैं। मिस्टर प्रेम, आप और आपकी सरकार पूरा झूठ बोल रही है, ऑक्सीजन आप दे नहीं रहे हैं। आप लोगों की मौत आपके कारण हो रही है। देश में सरकार आपकी है, लोग लाइन में लग रहे हैं, कब्रिस्तान में लाइन है, शमशान में लाइन है, और आप है कि केवल नेतागिरी, चुनाव जीते चुनाव जीते चुनाव जीते। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए। भारत में लाखों लोग कोरोना से मर रहे हैं, भारत में ऑक्सीजन के सिलेंडर से सरकार मर रहे हैं। अजय वर्मा जी, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अजय वर्मा जी, मैं आपसे फिर ये गुजारिश करना चाहती हूँ, आपने जिस बात के साथ शुरुआत की थी उसका प्रमाण दीजिए, उसका प्रमाण दीजिए प्रेम शुक्ला को। मैं आपको वक्त देती हूँ, मैं इस वक्त विक्रम सिंह जी के पास जाती हूँ, मैं तब तक के लिए आपको वक्त देती हूँ। प्रमाण इकट्ठा कर लीजिएगा, फोन आपके पास होगा, फोन पर अपने जानकारों से वो प्रमाण मंगा लीजिएगा। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, प्रमाण मंगाइए और मैं प्रेम शुक्ला जी से यही टीवी पर बैठ करके सवाल कर लूंगी सर, लेकिन गुमराह और झूठ नहीं फैलाने दूंगी टीवी के जरिए सर। मंच के जरिए मैं लोगों को गुमराह नहीं होने दूंगी, जो आप लोग का काम है। लोगों की जान जा रही है, मर रहे हैं लोग, आप सवाल करिए ना, गुमराह करने का काम करेंगे क्या लोगों को? विक्रम जी, मैं सर आपसे समझना चाहती हूँ सर, हमारा सिस्टम गोचर हो चुका है, सिस्टम को ठीक करने की बात हो रही है, लापरवाही पे लापरवाही हो रही है सर, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? जान कीमती है, आपके चैनल से ज्यादा लोगों की जान कीमती है। अरे अजय वर्मा जी, भाषण मत दीजिए, भाषण मत दीजिए, थोड़ी संवेदना रखिए और संवेदना के साथ बात करिए सर। हर किसी की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं भी यहाँ बैठकर एंकरिंग कर रही हूँ तो मेरी जिंदगी भी इंपॉर्टेंट है सर। अरे आपको सच्चाई भी सुननी चाहिए ना, जिंदगी बचे, लोगों तक सही जानकारी जाए, इसीलिए तो हम लोग सर आते हैं अपने घर से निकल के ना। अगर उत्तर प्रदेश आप लोगों की संवेदना क्या है मुझे यही नहीं समझ में आता विक्रम जी। सर प्रॉब्लम तो यही है ना, सवाल उठाना हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है, दवाई है, तालाबंदी अरे 1%
सतीश जी, मैंने विक्रम जी से बात की है। इतना बेचैन मत होइए, अपनी बारी का इंतजार करिए। सुनिए, उस हॉस्पिटल का नाम बताइए। सुनिए विक्रम जी, आपको जानकारी देंगे। विक्रम सर, आप थोड़ा जानकारी दीजिए कि कैसे ये सिस्टम फेल हुआ सर, कैसे ये फेल हुआ। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, पहले विद्वान पैनल से कहिए कि जरा शांत रहे। प्लीज सर, शांत हो जाइए। सतीश जी, आपको विक्रम जी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। विक्रम सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त अधिकारियों के कंधे पर भी है कि कहीं कालाबाजारी ना हो, कहीं पे भी लोग ऊंचे दामों पर ऑक्सीजन ना बेचे। इस तमाम चीजों को रोकने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। क्या वो अपनी ड्यूटी निभाने में चूक रहे हैं? बेशक चूक रहे हैं। अब तक ये 4 काम हो जाने चाहिए थे। नंबर 1, जो भी माकूल सूचना देगा 5 लाख का नगद इनाम दिया जाएगा, सूचना गोपनीय रखी जाएगी। इनके ऊपर सिर्फ एनएसए का काम नहीं, गैंगस्टर एक्ट धारा 14(1) जिसमें चल अचल संपत्ति कुर्क हो जाती है और जो जब्तशुदा संपत्ति है कोरोना के जो मरीज हैं उनके इलाज में इस्तेमाल हो। नंबर 3, प्रेम शंकर शुक्ला जी, इस वक्त तो एसटीएफ और पुलिस आधा कसाई हो जाना चाहिए था अब तक, और बता देना चाहिए था पुलिस का रौद्र रूप क्या होता था। 2-4 गाड़ियां अगर पलट जाती तो पलट जाए, 10 गाड़ियां पलट जाए, लेकिन इनके ऊपर वो कार्रवाई कीजिए कि दोबारा कोई ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और इस तरीके की कालाबाजारी सोचना करना तो छोड़ दें, दोबारा सोचे ना उनके बारे में। ये इस तरीके से शासन प्रशासन नहीं चलता प्रेम शंकर जी। आज जब जिंदगी मौत पे हम सब झूल रहे हैं, जो पैनल में बैठे हैं वो भी, जो पैनल के बाहर है वो भी, आज अगर हम नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। प्रेम शंकर शुक्ला जी, मुख्यमंत्री जी बीमारी के तुरंत बाद बाहर आ गए हैं, वो दौड़ कर रहे हैं, जगह जगह अस्पताल की चेकिंग कर रहे हैं, और हमारे बाकी अफसरान क्या कर रहे हैं? वो इस तरह कह रहे हैं कि हम करने वाले हैं। अरे करने वाले नहीं, अब हम जब अगले पैनल पे बैठे हमने ये कर दिया, इतने गिरफ्तार कर लिए, इतनी बरामदगी हो गई, इतनी चल अचल संपत्ति हमने कुर्क कर ली। पास्ट टेंस पे बात करें, भविष्य की कल्पना लोक में न रहे। हमने क्या कर दिया इसके बारे में 24 घंटे पे रिपोर्ट आनी चाहिए। मेरा डीजीएचसी अवस्थी ईमानदार अधिकारी हैं और प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आह्वान होगा, एटीएस और एसटीएफ को आगे करें और इनके पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़ जाएं। एक भी आदमी अपने बिल में से निकाल करके गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगा करके चल अचल संपत्ति कुर्क कर दे, इनको नसीहत दें। श्वेता जी। सतीश जी, आप जवाब दीजिए। आप भी सतीश जी। नहीं देखिए, मैं विक्रम सिंह जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन विक्रम सिंह जी को यह भी सवाल बताना चाहिए ना कि सिर्फ कालाबाजारी की आड़ में सरकार अपनी नाकामियों को दबा रही है ना। उस हॉस्पिटल का नाम बताइए, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज हो, जहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर मेडिकल कॉलेज के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो वहां डॉक्टर कहां से ऑक्सीजन पैदा करेगा? अगर वहां इंजेक्शन नहीं है, मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, सरकार क्या कर रही थी? पिछले 4 साल में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए सरकार ने क्या किया? या पिछले 1 साल में जब से महामारी का माहौल बना है, सरकार की क्या तैयारी रही है? आप तमाम अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, विक्रम सिंह जी, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब इस देश में तमाम जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सतीश जी सुनिए, आपने जो बात कही है उसका जवाब देंगे विक्रम जी। आपने जो बात कही, देखिए एक बात समझना पड़ेगा सतीश जी, 2 तरह से व्यवस्थाएं चलती है। इस वक्त जो संकट है वो 2 तरीके से सॉल्व होगा, एक तरफ सख्ती होगा और एक तरफ इलाज होगा। समझिए जरा सतीश जी, मूलभूत समस्या की बात करें सर। आप लोग बोलना शुरू कर देते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि सुनना भी पड़ता है। सर, बोलने के साथ साथ सुनने की भी जिम्मेदारी निभाइएगा। आपने जो सवाल किया उसको विक्रम जी जवाब दे रहे हैं। विक्रम जी, जो सवाल किए सतीश जी ने, जरा सर इनको बताइए, क्लियर करिए सर कि सबको साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। सतीश जी, आप अकेले गैस नहीं है। भारत सरकार, विक्रम सिंह जी की बात सुनिए। विक्रम सर, 10,000 करोड़ का पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल को। सतीश जी, अगर हमने डॉक्टरों ने, पुलिस कर्मियों ने, प्रशासन ने कोई नालायकी की है तो उनके ऊपर दूनी सजा का प्राविधान होना चाहिए। और अगर संत कबीर नगर, मैंने सुना 10 वेंटिलेटर साल भर पहले आए और अब सड़ गल के अलग हो गए, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। पुलिसकर्मी अगर संलिप्त है इस तरीके के जमाखोरों के साथ, बर्खास्त और जेल पुलिसकर्मी अधिकारी की होनी चाहिए। प्रशासन अगर उदासीन है, डॉक्टर उदासीन है, सतीश जी आप बड़े संवेदनशील विचारक हैं और आपकी पीड़ा में समझ सकता हूं, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन जो सजा एक सामान्य व्यक्ति के लिए है, राज कर्मचारी पुलिसकर्मियों के लिए उससे दूनी सजा की मैं वकालत कर रहा हूं। सतीश जी, ये बिल्कुल न समझे कि मेरे प्रति, उनके प्रति कोई उदार दृष्टिकोण है। जब तक हम नसीहत पुलिसकर्मी अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों, डॉक्टरों के ऊपर नहीं करेंगे, अगर जिन्होंने ऐसे
घृणित अपराध में जिनकी संलिप्तता है तो हमारी बात बनेगी। अपराधी अपराधी है, चाहे पुलिस अधिकारी हो, सर ये बड़ी बात आपने कही है। देखिए इस चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल सर, ये संकट की घड़ी में भी अगर कोई अपना मुनाफा कमाने लगेगा और मुनाफे को आंख बंद करके हम इसी तरीके से अंजाम देने के लगेंगे तो फिर यहाँ पर कौन किसके पास जाएगा? सवाल तो यही है ना। यहाँ विश्वास तो लोगों का हर दिन टूट रहा है। इस विश्वास को कैसे बनाकर रखा जाएगा विशाल जी? इस विश्वास को कैसे बनाकर रखा जाएगा? देखिए श्वेता जी, मैं आदरणीय विक्रम जी ने जो भी बातें कही हैं उनका पूरा समर्थन करता हूं। साथ ही मैं ये जो विरोधी लोग अफवाही गैंग के मेंबर हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि मान्यवर ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। यह समय है मिलजुल कर एक साथ खड़े होकर इस महामारी से लड़ने का। अगर आपको भी कोई सूचना मिलती है इस प्रकार की कि यहाँ पर ये सामान इकट्ठा है या फलाने इतने में बेच रहे हैं या वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, तो आप भी अपने स्तर से प्रशासन को सूचना दीजिए। आप भी सामने आकर उनको एक्सपोज करिए कि देखिए ये जो है ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। देखिए क्या है श्वेता जी कि इसमें कोई दो राय नहीं कि इतना घृणित कार्य करने वाले जिनकी मानसिकता इस स्थिति में ये हो गई है जहाँ पर लोगों के प्राण जा रहे हैं, वहाँ पर मुनाफाखोरी में वो मतलब व्यस्त हैं। ऐसे में उनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो वो तो बाद में हो, उनकी पूरी संपत्ति जब्त करके जो कोरोना मरीज हमारे एडमिट है उनकी दवाई में लगाया जाए। देखिए क्या है, मैं मानता हूँ कमी हुई है, लेकिन यह कमी इसलिए भी और ज़्यादा बढ़कर प्रतीत हो रही है क्योंकि जो मुनाफाखोर है, जो जमाखोर है, उन्होंने उसको होड़ कर लिया है। अब वो औने पौने दामों में बेच रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं। जमाखोरी हो कैसे पाए? सवाल तो ये है, जमाखोरी ना हो इसके लिए तो और कड़े कदम उठाने चाहिए थे ना। ये हो क्यों पाए? सवाल तो ये है। अब विशाल जी आपने बिल्कुल सही बात कही सर कि जमाखोरी हो गई, लेकिन ये हुई कैसे? तारिक जी, ये एक्शन लिया है कि वो जो कि जितने भी जमाखोर हैं उनके खिलाफ एनएसए लगेगा। मैं तो कहता हूँ खामोश हो तो मैं बताऊं फिर सभी अधिकारियों को आदेश दे दीजिए। विशाल जी अधिकारियों को आदेश दे दीजिए, लेकिन अगर इसी से काम बन जाएगा तो फिर तो क्या कहने। तारिक जी आपको जवाब दे रहे, सुनिए तारिक। वो चाहे एजेंट हो, वो चाहे डॉक्टर हो, वो चाहे कर्मचारी हो, चाहे भाई सुन लीजिए, भाई सुन लीजिए, दी जाए और ऐसे महामारी में भाई सुन लीजिए, जान बचाई जा सके। भाई सुन लीजिए, देखिए जमाखोरी कैसे हुई, अफवाह ना फैलाइए, ये जवाब अफवाह भी ना। अरे सुनिए भाई, विशाल जी जवाब दे रहे, तारिक जी भी चुप रहिए, लेकिन झूठी अफवाह ना फैलाइए। हम झूठी अफवाह नहीं फैला रहे। सबसे पहले तो मैं लखनऊ की जनता का बहुत धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने खुद को एक तरह से लॉकडाउन में डाल रखा है। ये अगर लॉकडाउन ना भी करती सरकार तब भी लोग खुद लॉकडाउन में हैं। आज लखनऊ की सड़कें बिल्कुल सन्नाटा हैं। सिर्फ 2 टाइम भीड़ होती है, सवेरे 10-11 के बीच और शाम को 5 से 6 के बीच। बाकी टाइम बिल्कुल सन्नाटा है। फालतू सबने अपने आप को बंद कर रखा है। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं क्योंकि जिंदगी रहेगी तो दुकानदार काम करेगा और जिंदगी रहेगी तो तारिक अहमद लारी खरीदने भी जा पाएगा कुछ। तो मैं लखनऊ की जनता का धन्यवाद देता हूं। दूसरा, मोदी जी ने, देखिए मोदी जी की कोई गलती नहीं है। मोदी जी ने इस देश को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, इतना ऊंचा पहुंचा दिया इस देश को कि ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिक कम हो गया है। तो मोदी जी की गलती नहीं है, वहां पे ऑक्सीजन लेवल ही कम है, तो क्या कर सकते हैं। दूसरा, जनता से मैं कहूंगा, जब आपने चुना था उनके कत्लेआम की खूबी को देखकर, फिर आज मायूस क्यों हो? नहीं, ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगी। तारिक जी, जनता अपना जवाब तारिक जी, आप लोग जनता पे ब्लेम करके ये कह रहे हैं जनता मायूस क्यों है सर? लोगों के अपने जा रहे हैं सर, जान पर बनाइए सर। आप इस तरीके की बातें करेंगे सर कि लोगों ने गलत कर दिया ना? बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मैं डॉक्टर प्रेम शुक्ला जी, मैं इसका जवाब आपसे जरूर लूंगी सर, लेकिन मैं डॉक्टर श्रुति मलिक को ले लेती हूँ। डॉक्टर श्रुति मलिक, यहाँ पे जो पैनलिस्ट हमारे बैठे हैं ये कह रहे हैं कि इसमें पूरी तरह से जनता का कसूरवार है। बताओ डॉक्टर मैम, आप इन लोग को क्या कहना चाहेंगे? देखिए श्वेता जी, मैं अभी सुन रही थी और मुझे ये सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि शायद एक डॉक्टर होने के नाते और अपना निजी अस्पताल में मैं कोविड मरीजों को भी हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, और जो हम लोग ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं वो शायद ये लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि होर्डिंग की तो आप बात छोड़िए, मरीज मर रहा है और उसको दवाई मिल ही नहीं पा रही है। आज 10वां दिन हो गया है,
चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे वो टोसिलिजुमैब हो। 2-2 लाख में ये मेडिसिन बिक रही है और मरीज ला रहे हैं किसी तरीके से अपना घर बेचकर कि मेरे किसी घर के परिजन बच जाए। उसकी वजह से हम लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं श्वेता जी, ये देखकर जो चीजें इस समय हो रही हैं। और डॉक्टरों को आप देखिए, 4-5 रातों से हम लोग, खुद मैं नहीं सोई हूँ, क्योंकि हम लोग हर 2 घंटे बाद इस पैनिक में है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई तो मरीजों का क्या होगा जो वेंटिलेटर पे है, जो इतने सीरियस मरीज हैं। और इन लोगों को अभी भी डिस्कशन की बात लग रही है। 10वें दिन पे भी हम अगर दवाई और ऑक्सीजन जैसी चीज, जो हमारे मेडिकल एसेंशियल एक्ट में ऑक्सीजन, देखिए श्वेता जी, एक ऐसी चीज है जो हर ह्यूमन बीइंग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। आज वो इतने दर पे बिक रही है और मरीज मर रहा है उसकी वजह से। मुझे देख के शर्म आती है कि किस तरीके से हमारी सरकारों ने इसका पूरी चीजों को मैनेज किया हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें। देखिए कि डॉक्टर का दर्द है, श्रुति का बस रोना बाकी है सर, आवाज में दर्द है, वो जो उनका अनुभव है सर वो वाकई हिला देने वाला है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है सर। डॉक्टर का दर्द अत्यंत हृदय विदारक है और डॉक्टर के इस दर्द को दूर करने की दृष्टि से ही लगातार आदरणीय मोदी जी की सरकार ने काम किया है। आपको ध्यान होगा अप्रैल 2020 में 1 लाख गैस के सिलेंडर अलग अलग राज्यों को आपूर्ति करने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया। पीएसएस, ताकि ऑक्सीजन की कमी न पड़ने पाए, इस बारे में दूरगामी सोच रखते हुए पीएसएस की स्थापना करने की बात की। 551 पीएसएस जो है वो लगाने का पूरी तरह से प्रयास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। बीच में क्यों बोले जा रहे हैं? मैं अब आपको सवाल प्रेम शुक्ला जी से किया है अजय वर्मा जी। बीच में भाई साहब बोले जा रहे हैं। अजय वर्मा जी, मैंने प्रेम शुक्ला जी से पूछा है सर, क्या पीड़ा है इनको? आप ही लोग कहते हैं ना सरकार की जवाबदेही है, केंद्र सरकार की जवाबदेही है, उनसे तो सवाल कर रहे हो। आकाश क्यों चल रहा है साहब? ये समझ के बाहर है। कुछ नहीं बोलेंगे, मैं आपको दर्द बताऊंगा। देखिए रेमडेसिविर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रयास किया। रेमडेसिविर जो है सारे राज्यों को मिल सके, इसलिए सारे राज्यों को रेमडेसिविर भेजा जा रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरह से कोविड का ये दूसरा वेव आया है, इस वेव में अचानक मरीजों की संख्या शूट हो जाने के कारण, बहुगुणित हो जाने के कारण कई जगहों पर दवाइयों की, ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है। लेकिन लगातार जलमार्ग से, वायुमार्ग से लगातार जो है ट्रेनें चलाकर ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास सरकारें कर रही है। केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है। कहीं कहीं लॉजिस्टिक्स की हमको निश्चित तौर पर कमी महसूस हो रही है, उसको भी कम, उस लॉजिस्टिक्स की कमी को भी दूर करने का हर संभव प्रयास सरकार के स्तर पर हो रहा है। फिर भी जो चिल्लाने लगे, बड़ा विचित्र है इनका। ये गिद्धों को क्यों बुला लेते हैं? इन गिद्धों को जो है लाशों को नोचने में जो अट्टहास का आनंद करते हैं, ये गिद्धगिरी बंद करो यार। ये कैसे गिद्ध हो आप लोगों की लाशों पर जो है चोंच मार रहे हो। लोगों की जानों का आपको जरा भी चिंता नहीं है। आपकी संवेदना मर चुकी है। आप मनुष्य मात्र की तरह, आपका कोई धर्म शेष बचा नहीं है आपका। कैसे व्यक्ति हैं आप? कैसे व्यक्ति हैं? हम लोग देख रहे हैं, हम लोग रोज मदद कर रहे हैं लोगों को। हम लोग की समझ में आ रहा है कैसे लोगों को किस दिक्कत से लोग गुजर रहे हैं। पूरा देश किस तरह से इस बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन आपकी तरह के बेशर्म, निर्लज्ज और दगाबाज लोग जो है, जो जिनका एक भी व्यक्ति की मदद नहीं करते, रोज शाम में जो है लोगों टीवी पे चले आते हो और गिद्ध वो शुरू कर देते हो। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, मैं जरा अजय वर्मा जी के दिल का दर्द समझ लेती हूँ। क्या बोल रहे हैं आप सर? सुन लीजिए, बता रहा हूँ मैं। आराम से सांस लेकर के बोलिएगा सर, सांस लेकर बोलिएगा। आपकी बात में आराम से। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? गोस्वामी जी, अर्नब गोस्वामी जी, ऐश्वर्या जी और अनंत जी और सारे लोग बहुत अच्छी तरह सुनते हैं। आप बिल्कुल नहीं सुनने। जिसके घर में मौत होती है, बीमार होता है, उसको पीड़ा पता चलती है। मेरे बड़े ब्रदर नागर हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑक्सीजन का सिलेंडर उन्हें नहीं मिल रहा है। औरों की तो छोड़ दीजिए, अभी आप चेक करा सकती है लोहिया नगर नागर हॉस्पिटल में। कहाँ एडमिट है आपके भाई, जरा बताइए कहाँ एडमिट है? गाजियाबाद सी ब्लॉक, लोहिया नगर नागर हॉस्पिटल, पीके वर्मा। अभी उनका ऑक्सीजन लेवल 80 हो गया, उन्होंने हाथ उठा दिया, सिलेंडर नहीं है। मुझ जैसे आदमी के साथ जब ये हो रहा है, जो देश की मदद दिन रात सुबह सिलेंडर ऑक्सीजन पैक कराने का प्रयास करता हूँ, हॉस्पिटल में, शमशान में जाकर पूरे मेरी, आप समझ लीजिए, कल मैं छापा मारा। आपसे अस्पताल ने क्या कहा? उनको ऑक्सीजन नहीं मुहैया हो रही है। मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूँ। पहले आपके भाई की जिंदगी बचाना जरूरी है। आपने बड़ी बात टीवी पर बोली है सर, सवाल में बाद में कर लूंगी, जरा मुझे एक मिनट अजय वर्मा जी मुझे बताइए, अस्पताल क्या कह रहा है? अस्पताल क्या कह रहा है सर, मुझे ये बताइए। उनकी उम्र कितनी है आपके भाई की? किसी भी मेरे भाई की उम्र
70 साल है, DK वर्मा 70 है। आपके भाई की 4 दिन हो गए आज वहाँ। एक मिनट सर, आराम से आपकी समस्या मैं 4 समझ दिन रही हूँ। हो गए वहाँ। आप मुझे बताइए सुन सर, लीजिए। अस्पताल क्या कह रहा है सर, ये बताइए। मैं बता रहा हूँ, मेरे भाई के भतीजे को बेड नहीं मिला, वो घर पे हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा आपके रखा है। भाई को बेड नहीं मिला है कि भतीजे को बेड नहीं मिला है, ये बताइए क्लियर। नहीं, भतीजे को बेड नहीं मिला, वो घर पे ऑक्सीजन लगा रखा है। 38 साल उम्र है। मेरी भाभी को कोरोना हो गया। आप पहले मुझे अपने भाई के बारे में बताइए सर, सबकी पूरी फैमिली हॉस्पिटलाइज है। मुझे बताइए सर, आपके भाई के पहले बारे में मैं जानना चाहती हूँ, जो कि आपने कहा है कि अस्पताल कह रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है। उनका बताइए सर। प्रेम शुक्ला जी, अभी प्रेम शुक्ला जी इंतजाम कर लेंगे, बताइए। सागर हॉस्पिटल है सी ब्लॉक में, उन्होंने मना कर दिया कि ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट को फोन मिलाया, सिटी मजिस्ट्रेट ने रात मुझसे ये कहा, रात भी जरूरत थी। रात सिटी मजिस्ट्रेट ने मुझसे कहा कि कल अभी आया ही नहीं है, 3:30 बजे से हम शुरू करेंगे, वहां से लगाना शुरू करेंगे आधार कार्ड और सब। यानी सिटी मजिस्ट्रेट जो है वो ये कह रहे हैं कि अभी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं आई है। यही सवाल तो मैं करना चाहूंगी प्रेम शुक्ला जी। मैं समझ गई सर, आपके भाई जल्द से जल्द ठीक हो सर, ये कामना करते हैं हम। और आपकी जो समस्या आपने टीवी पर बताई है सर, ये सॉल्व वो इसकी कोशिश अब चलिए करते हैं। प्रेम शुक्ला जी देखिए, यही बात है सर कि सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है, लेकिन वो अधिकारी जो लापरवाह बने हुए हैं, कानपुर हो, उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, सब जगह यही है। क्या डीएम्स की जवाबदेही नहीं सर? क्योंकि वो तो सीधे सीधे यही बात कर रहे हैं सर। प्रेम शुक्ला जी, समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। उनकी जवाबदेही है। और अभी जो अजय वर्मा जी ने बताया है, निश्चित इनका डिटेल लेकर डीएम को निश्चित तौर पर सूचित किया जाएगा और इनको ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। हर मरीज का जीवन हमारे लिए कीमती है, उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास। आदरणीय योगी जी के मुख्यमंत्री कार्यालय को कोई टैग भी कर देता है तो आप लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय से डीएम कार्यालय को निर्देश जाता है और डीएम जो है बहुत सारे लोगों को भर्ती से लेके औषधियों की सब आपूर्ति। प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, मेरे साथ डॉक्टर श्रुति भी है। मैं चाहती हूँ अगर वो कुछ मदद कर पाए, क्योंकि देखिए लाइव प्रोग्राम में अजय वर्मा जी ने अपनी बात रखी है और मैं चाहती हूँ अगर एक की मदद हो जाएगी तो शायद बहुत सारी जिंदगियां बच सकती हैं। श्रुति जी बताइए, अभी आपने बात सुनी होगी यहाँ पे। देखिए, बिल्कुल इस समय प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, हम लोगों को भी ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मैं यहाँ तक जानती हूँ, पता है श्वेता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं उस दिन एक जगह पढ़ रही थी कि 9/11 में ऑलमोस्ट 2500 लोग मरे थे टोटल। यहाँ हर दिन 3200 से ऊपर लोग मर रहे हैं। आप ये सोचिए ऑक्सीजन, और कम से कम अगर हम लोग डेली का डेटा देखेंगे तो 30% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बिस्तर ना मिलने की वजह से, किसी अस्पताल में दवाई ना मिलने की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से मर रहे। ट्रीटमेंट तो बात की बात है, 70% को मिल रहा है, बट अभी भी 20 से 30% ऐसे लोग हैं जिनकी जानें, यंग लाइफ बच चुकी हैं, बच सकती भी थी और वो भी नहीं बच पाई क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा फेल था। बिल्कुल आपने बड़ी बात कही है यहाँ पर। विक्रम जी, मैं आपको भी सर यहाँ लेना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर डीके जी ने अपना खुद का एग्जाम्पल आज बताया है। बड़ा अफसोस होता है मुझे ये बातें सुनकर के कि जब अधिकारियों से कहिए कि सर मदद कर दीजिए, कुछ सुन लीजिए, जिनको जिम्मेदार पद पर बैठाया गया है, जिनको सारे अधिकार दिए गए, डीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, अगर यही लोग नहीं रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर किसके पास जाएगी आम जनता? आप बिल्कुल ठीक कह रही श्वेता जी। अगर मुख्यमंत्री बीमारी के बाद तुरंत मोर्चा संभाल सकते हैं और बीमारी के दौरान भी अधिकारियों से ये अपेक्षा की जाती है कि जनता की सेवा में कोई कोर कसर न छोड़े। डॉक्टर श्रुति मलिक की भर्राई आवाज आज हम में से किसी पैनलिस्ट को सोने नहीं देगी और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है, कम से कम कर्तव्य बोध जरूर उसके अंदर होगा कि जनता की सेवा के कसौटी पे खरे उतरे, ऐसा कोई काम न करे कि शर्मिंदा होना पड़े अपने कुल और वंश और माता पिता के सामने और अपने कर्तव्य की वेदी के ऊपर। आपने सही कहा कि ये काम है कि बिल्कुल कर्मयोगी की तरह पूरी ताकत झोंक दे लोगों की जान बचाने में। भगवान वर्मा जी के भाई और उनके परिवार को लंबी उम्र दे। लेकिन मैं समझता हूं प्रेम शंकर शुक्ला जी डीएम गाजियाबाद से आग्रह करके पूरी कोशिश करेंगे कि उनको ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाए। समस्या है, लेकिन श्वेता जी अगर उसका रेस्टलाइजेशन के साथ काम किया जाए, वैज्ञानिक और साइंटिफिक तरीके से किया जाए, मेहनत और ईमानदारी से किया जाए, तो मैं समझता हूं कि 80% समस्या का निराकरण इसी से हो सकता है। लेकिन अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, ये सोचे कि अपने आप सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, जो कि कई जगह लोगों की पलायनवाद की नींद से हो रहा है, तो पलायनवाद से नहीं चलता है। आक्रामक होकर के काम करना पड़ेगा सर, बड़ी बात कही है तारिक अहमद लारी जी। आक्रामक होना पड़ेगा एक्शन में, सवालों में नहीं सर। देखिए पहले बात, मैं विक्रम सिंह जी हमारे बुजुर्ग हैं, समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं, वो भी हमको, हम भी पहचान रहे हैं। विक्रम जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा यूपी पुलिस का कि इस बार यूपी पुलिस किसी को मार नहीं रही है, किसी को पीट नहीं रही है,
किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रही जो पिछले साल हुई थी। इस साल बिल्कुल नहीं हुई थी। जनता ने तो किया ही किया है अपने आप को कंट्रोल। पुलिस ने जितना कंट्रोल किया उतना किसी ने कंट्रोल नहीं किया इस बार। अभी तक जो 20-25 दिन की कहानी सामने आई है, मैं पुलिस का धन्यवाद दूंगा, खास तौर से लखनऊ और कानपुर पुलिस का मैं धन्यवाद दूंगा। मैं लखनऊ के कमिश्नर का भी धन्यवाद दूंगा, DK ठाकुर साहब का, पहले यहाँ पे SSP भी रह चुके हैं, मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने कर्मचारी, पुलिस कर्मचारियों को भी कंट्रोल में रखा है कि किसी को। और विक्रम जी, पूरी बात बता रहा हूँ, मैं रात को 2 बजे भी निकला हूँ सड़कों पे जब कर्फ्यू था। मेरी भाभी एडमिट हुई, भाई समान हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं हमारे, उनकी वाइफ एडमिट हुई, उनको कहीं हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था। तो लखनऊ में मैंने एक बेड उनको दिलवाया, बहुत मुश्किल, तमाम KK हॉस्पिटल में मैंने दिलवाया। वो कोरोना पेशेंट नहीं थी, मैं आज से कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन पोस्ट कोरोना सिम्टम्स थे, उनको कोरोना हुआ पता भी नहीं चला। लेकिन रात में कर्फ्यू में हम निकले, जनता कहीं नहीं थी, इमरजेंसी के लोग निकले हुए थे, पुलिस चौराहे पे खड़ी थी, लेकिन किसी ने नहीं टोका क्योंकि वो समझ रहे थे कि जनता खुद समझदार है। पुलिस की समझदारी कहूंगा कि पुलिस भी समझदार हो गई है। मैं ये DK ठाकुर को क्रेडिट दूंगा, इस चीज का बिल्कुल दूंगा और हर कीमत पे दूंगा। बिल्कुल पहले मैं उनको क्रेडिट नहीं देता, लेकिन मैं इस बार क्रेडिट सर देखिए, मैं तो आपसे यही कहूंगी लारी साहब, सिर्फ देखिए वो लोग जो वाकई जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं उन सबको हमें क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन वो लोग जो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे विशाल जी, उनके ऊपर हमें लगाम भी लगानी चाहिए। आप जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनको तो सर वक्त के मुताबिक ये पता लगेगा कौन अच्छा काम कर रहा है, लोगों के दिलों में भी वो जगह बना लेंगे। लेकिन वो अधिकारी जो काम नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से अभी जिक्र किया यहाँ पर वर्मा साहब ने भी, तो उनका इलाज क्या किया जाए सर? वो भी अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। एक मिनट सर, जो अच्छा काम कर रहे हैं विशाल जी, बहुत सारे ऐसे अधिकारी भी हैं जहाँ कहीं पर भी हैं, जिस पोस्ट पर भी है श्वेता जी, आज की में ये समय की मांग है कि पूरी संवेदनशीलता के साथ हर मरीज की सुनवाई की जाए और जितना संभव हो सके अपने निजी स्तर पर अधिकारियों को, कर्मचारियों को, डॉक्टरों को, सभी को आगे बढ़कर इस समस्या का समाधान करना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो आदरणीय योगी जी की सरकार है वो इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं करेगी। देखिए आज उन्होंने एक टीम 9 का गठन कर दिया है, वो जगह जगह जा रहे हैं, हर जगह निगरानी रखी जा रही है, GPS लगाए गए हैं, ऑक्सीजन कहां पर पहुंचा, क्या स्टॉक है, सबको वहां से नियंत्रित किया जा रहा है। तो मैं ये पूरे संवेदनशीलता के साथ समय करने का जो है काम करने का समय है। किसी भी अधिकारी को आप भले कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन सांत्वना देना ही सबसे बड़ी चीज है कि नहीं, हम कालाबाजारी नहीं होने देंगे, हम उसको गिरफ्तार करेंगे, हमारे आपकी टीम 11 सिवाय वीडियो गेम खेलने का और कोई तारिक अहमद जी ये सब मत बोलिए सर। एक जो आम आदमी होता है ना, वो ये बातें सुन करके थोड़ा सा और ज्यादा परेशान हो जाता है। एक तरफ आप अधिकारियों की तारीफ कर रहे हैं, एक तरफ आप अधिकारियों की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप टीम 11 की बुराई कर रहे हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा, ये क्या कौन सी बात है? सुनिए प्रेम शुक्ला जी, मैं यही जानना चाहती हूँ सर, एक तरफ तो कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम अधिकारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं टीम 11 काम ही क्या कर रही है मुख्यमंत्री। ये तो फिर दोहरी बात हो गई ना सर। खेलते हैं बैठकर सिवाय गाड़ियों से घूमने का और कोई एक मिनट, आपने जो बात कही है मैंने प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लिया। इस समय श्वेता जी अधिकारी जो है वीडियो गेम खेलते हैं। अगर किसी अधिकारी का वीडियो गेम खेलने का सबूत हो तो मैं लारी जी कहता हूं अभी दे देंगे, उस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो जाएगी। और अगर ऐसा इनके पास सबूत ना हो तो अनायास मनगढ़ंत किससे कृपा करके आपातकाल अगर किसी अधिकारी के खिलाफ आपके पास प्रमाण है, किसी के पास प्रमाण है, जरा सा भी कृपा करके आप दीजिए, प्रमाण हो तो दीजिए, अभी दीजिए। आपने क्या कहा, टीम 11 में लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं, कृपा करके प्रमाण दीजिए। आप प्रमाण की बात मत कीजिए, अफवाह मत फैलाइए। अफवाह फैलाने से किसी का लाभ नहीं होगा। अफवाह फैला के आप महामारी में लोगों को अधिक परेशान करने का दुष्कांड रच रहे हैं, ये गलत है। अगर आपके पास किसी के खिलाफ सबूत है तो आपको मैं चुनौती देता हूं, अभी लीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। लेकिन अगर आपके पास किसी के खिलाफ सबूत नहीं है तो आप अनायास यहाँ पर झूठ बोलकर अफवाह फैलाने का दुष्कांड मत रचिए। आप ये गद्दारों का नमक हरामों वाला काम मत कीजिए, नमक हरामी से बचिए, गद्दारी से बचिए। नमक हरामी गद्दारी ठीक नहीं है आपके लिए। आपके पास प्रमाण है तो प्रमाण दीजिए। सतीश जी सर देखिए
जी नहीं दीजिए ना, दिखा दीजिए, क्या है, दिखाइए अभी, दिखाइए, आप अभी दिखाइए। मैं चाह रही हूँ लारी साहब प्रमाण ले आइएगा और इस कार्यक्रम को जब मैं खत्म करूंगी तो वो प्रमाण में प्रेम शुक्ला जी को जरूर दिखा दीजिए, वरना टीवी पर झूठ बोलने के लिए माफी भी मांगिए, टीवी पर झूठ बोलने के लिए माफी मांगिएगा, वरना वो प्रमाण दीजिए प्रेम शुक्ला जी को कि कैसे टीम 11 के जो अधिकारी है वो वीडियो गेम खेल रहे हैं। मुझे जरा दिखाइए सर, आप वीडियो गेम का जमाना भी कहा है जो आप वीडियो गेम स्मार्टफोन से, स्मार्ट गेम से क्या बात करते हैं। सुनिए जरा सर, मैं ये कह रही हूँ, थोड़ा तस्वीर बड़ी कर, लखनऊ की है। अरे लखनऊ की कौन सी तस्वीरें दिखाइए तो बड़ा करके, लाज करके सर। देखिए लखनऊ की, लीजिए देखिए अधिकारी है, कहाँ खेल रहा है। उसमें तो मुझे सर, उसमें मुझे गोमती नदी नजर आ रही है सर, आपकी तस्वीर में वो है क्या, जरा क्लियर करिए सर, क्लियर करिए सर, क्या दिखा रहे हैं आप। हाँ ये मैडम मेरे घर के सामने लखनऊ का शमशान घाट है। तो मैंने शमशान घाट की तस्वीर थोड़ी ना मांगी है सर, आपके घर के बाहर का शमशान घाट हो, आपके घर के करीब शमशान घाट हो या पूरे देश में स्थिति हो सर, आप वो वाली तस्वीर का मुझे दिखाइए, टीम 11 की जो अधिकारी वीडियो गेम खेल रहे हैं, टीम 11 के अधिकारी जो वीडियो गेम खेल रहे हैं उसकी तस्वीर कहाँ है सर। आप झूठ बोलती हो, मैं पूछ रही हूँ, आप लोग इसीलिए बैठी हुई है, आप लोग इसीलिए बैठी हुई है। अरे आपका सच नहीं सामने आ रहा है और आप कह रहे हैं कि हम झूठ बोलते हैं। मैंने तो आपको मौका दे दिया लारी साहब, मैंने तो आपको मौका दे दिया लारी साहब, ये कहते हुए कि आप दिखा दीजिए प्रमाण, आप प्रमाण दिखा दीजिए, और आप झूठी झूठी तस्वीरें दिखा रहे हैं सर। शमशान की तस्वीरें मुझे मत दिखाइए, दिल को बहुत चुभती है तस्वीरें सर, और क्यों ये हालात बने हम इसी पर तो सवाल कर रहे हैं लारी साहब। आपने झूठ बोला टीवी पर। अजय वर्मा जी की तकलीफ को मैं समझती हूँ, मैं चाहती हूँ अजय वर्मा जी की समस्या का जल्द से जल्द हल भी हो, लेकिन लारी साहब अगली बार जब टीवी पर आइएगा तो जो प्रमाण लेकर आइएगा वो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं सर, ये सिर्फ और सिर्फ सच्ची और सही खबरें दिखाने के लिए है। आप जैसे लोगों की झूठ के पुलिंदे को हम हर बार बेनकाब करेंगे, और मैं कह रही हूँ लोग परेशान हैं, तड़प रहे हैं, टीवी पर बैठ करके झूठ मत फैलाइए, उनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश करिए। वर्मा जी मैं चाहती हूँ भगवान करे आपके जो बड़े भाई है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनको जल्द से जल्द प्रेम शुक्ला जी मदद भी पहुंचा दीजिए, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। आप सभी खास मेहमान मेरे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए, और कार्यक्रम को खत्म करते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस संकट से निदान मिले, यही कोशिशें होनी चाहिए और हर किसी की प्रार्थना भी यही होनी चाहिए।